तो मैं हूँ कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त अगर आपको पता है कि बांग्लादेश के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मेनन साहब जो हैं मेमन साहब जो हैं मोमेन साहब जो हैं, वो इंडिया में हैं और वो तकरीबन 3 दिन के विज़िट पे आए हुए हैं और एक 7th राउंड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन जो है भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो वो अटेंड करने आए हुए हैं। जो कि ज़ाहिर बात है आपने वो इंडियन काउंटर पार्ट जो है डॉक्टर जयशंकर से वो करेंगे। इसके अलावा वो और मुलाकातें भी करेंगे लेकिन ये विज़िट बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको याद हो कि पिछले महीने भारत के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एशियन कॉन्फ्रेंस रिवर कॉन्क्लेव 2022 उसमें शिरकत की थी और ये बेसिकली दोनों ममालिक की जो रिलेशनशिप है उस हवाले से देखा जाए जब बांग्लादेश के 50 साल मुकम्मल हुए थे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब गए थे वहाँ पे और उन्होंने भी वहाँ पे जाके तो एक कमिटमेंट शो की इंडिया बांग्लादेश के साथ कि वो किस तरह के ताल्लुकात चाहते हैं। अब ज़ाहिर बात है अगर आप इंडिया को देखें, इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। इंडियन जीडीपी को 3.2 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। मैं देख रहा था वर्ल्ड बैंक का ने जो फ़ोरकास्ट किया हुआ है, इंडिया को वो कोई 2022-2023 के लिए वो 7.5% उनका ग्रोथ रेट है। फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक तकरीबन 596-597 बिलियन डॉलर पे खड़े हुए हैं। और इस तरह एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, कोई 600 साढ़े 600 700 बिलियन डॉलर के करीब हुई हैं। तो बड़ा बल्कि मैं देख रहा था कि अभी रिसेंटली जो है वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया हैज़ कम एट 37th नंबर इन द वर्ल्ड और इंडिया के अंदर जो यूनिकॉर्न जो है वो उसको वन ऑफ द जिसे आप कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट यूनिकॉर्न बेस और दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न जो बेस है दैट इज़ इंडिया विद सिर्फ 2022 में कुछ 16 स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं ओवर 1 बिलियन डॉलर और ओवरऑल जो स्टार्टअप्स की वैल्यू है इंडिया के अंदर वो कुछ 332 बिलियन डॉलर है। सो ज़ाहिर बात है बांग्लादेश के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है दैट दे वांट टू वर्क विद इंडिया। उनको पता है कि इसके अलावा उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। एक तो उनका नेबर है, हिस्ट्री भी पाकिस्तान के रेफरेंस से जो उन्होंने इकट्ठे शेयर की हुई है। ये ज़ाहिर बात है ये चीज़ें जो हैं वो एक-दूसरे को याद तो रखती हैं और इन चीज़ों का बांग्लादेश के ऊपर भी बड़ा असर है। बांग्लादेश और इंडिया जो है वो अगर मैं कहूँ कि जो मल्टी फेसेटेड बायलैटरल कोऑपरेशन है जिसमें कनेक्टिविटी की बात है, एनर्जी, पावर सेक्टर, पानी के रिसोर्सेज़ के मसले हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट है, डिफेंस सिक्योरिटी तो इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो दोनों ममालिक में हम-आहंगी पाई जाती है जो कि ज़ाहिर बात है। ऑन द अदर हैंड अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात को देखें तो यू विल सी के हमारे इनके साथ मसले जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए, ना हुए हैं, ना ही शायद होंगे। और इंडिया जो है वो कंटिन्यूअसली बांग्लादेश के साथ एंगेज कर रहा है। और ये जो एशियन कॉन्फ्रेंस रिवर कॉन्क्लेव जो हुआ इसी साल हुआ बांग्लादेश के अंदर जैसे मैं पहले बता रहा था आपको पिछले महीने, तो उसमें ज़ाहिर बात है वो जितने भी ममालिक हैं जो रीजनल भले नेपाल हो, भले बांग्लादेश हो भले इंडिया हो, ये सारे के सारे जो ममालिक हैं इंडिया के एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस के अंदर हैं। गो के मैंने आपको बताया था पहले भी कि बांग्लादेश उन ममालिक में साथ जिसको ये ऑफ़र किया गया था वो क्वाड का हिस्सा बन सके। लेकिन वो नहीं बने उस वक़्त साइडिंग देयर ओन रीज़न लेकिन ये है कि इसी तरह बांग्लादेश था उसके चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन चाइना का ज़ाहिर बात है आपको पता है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है वो दे हैव अ प्रॉब्लम, दे हैव अ ट्रबल। वो जो पैसा आता है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, बहुत सारे उसके मसले होते हैं। अब बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात को आप हिस्टोरिकल रेफरेंस से भी देख सकते हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के ऑब्वियसली वो एक नेक्स्ट लेवल पे इसको लेके जाना चाहते हैं और जो बांग्लादेश की डिप्लोमैटिक रिकॉग्निशन है या डिप्लोमैटिक रिलेशंस हैं, वो तो इंडिया ने इमीडिएटली आपको याद होगा, वो किया था और वो सारी एक हिस्ट्री है। और इस चीज़ को ज़ाहिर बात है जो इरिटेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, वो भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ। बांग्लादेश और जो इंडिया जो है वो
सार्क में कॉमन मेंबर्स हैं, लेकिन सार्क तो आपको पता है किसी काम की चीज़ नहीं रही, ख़त्म हो गई है। बांग्लादेश और दोनों जो हैं बिम्स्टेक जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, जो कि एक मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उसके मेंबर हैं। फिर बांग्लादेश और इंडिया जो है वो एक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। माज़ी में इसको इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव कहते थे, उसके मेंबर हैं, जिसमें बहुत सारे और ममालिक भी हैं। पाकिस्तान उसमें नहीं है, ईरान है उसमें, यू अरब ममालिक हैं काफ़ी ज़्यादा, अफ्रीकन ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलियन है, फिर कॉमनवेल्थ का भी ऑब्वियसली उनके साथ मिलता-जुलता है, तो वो एक चीज़ है। फिर दोनों मुल्कों में ये है कि जो इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे बड़े बंगाली स्पीकिंग लोग जो हैं वो पाए जाते हैं, तो एक बड़ा इनका आपस में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन दोनों ममालिक का है। और आपको पता है कि जब इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात बायलैटरली मज़बूत होते हैं, तो उसमें पाकिस्तान फैक्टर ज़रूर आता है, और पाकिस्तान फैक्टर ऑब्वियसली बांग्लादेश को बड़ा गुस्सा है पाकिस्तान पे, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है जो ये कहती है और चाहती है कि पाकिस्तान माफ़ी माँगे जो 1971 में हुआ। और पाकिस्तान ज़ाहिर बात है उस पे वो अपनी एक उसने एक अपनी हिस्टोरिकल पॉलिटिकल पोज़ीशन उसने बरकरार रखी हुई है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कहते हैं जी माफ़ी माँग लेनी चाहिए, इससे क्या होगा? और इस चीज़ को ये है कि हसीना वाजद जो कि इस वक़्त बड़ी स्ट्रॉन्ग आयरन लेडी हैं बांग्लादेश में, और उन्होंने अपनी जो ओपोनेंट है उनको भी जो है वो अब वो इतनी कोई एक्टिव नहीं रही, उनके ऊपर भी केसेस थे। फिर जमात-ए-इस्लामी और जो मज़हबी जमातें थी, उनके ऊपर भी बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। अ, और जो दोनों ममालिक जो हैं ये कंटिन्यूअसली एक-दूसरे के साथ विज़िट भी करते रहते हैं। बायलैटरल ट्रेड भी जो है वो अच्छी भली को 9-10 अरब डॉलर से ज़्यादा इस वक़्त हो चुकी हुई है। और जो कि एक बड़ा नंबर है, इतनी ट्रेड तो पाकिस्तान और चीन की भी नहीं है, हालाँकि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये चीज़ें ज़ाहिर बात है इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और दोनों इस पे मिलके काम करते हैं। अब ये जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है ये ये दोनों मुल्कों के लिए एक वो जिसे मैंने पहले आपको शुरू में बताया था कि वो जो जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन है, ये उसकी वो अटेंड करने आ रहे हैं, और दोनों मुल्कों के लिए इसकी बड़ी वैल्यू है। इंडिया का अगर आप नोट करें, इंडिया ने जितने भी ममालिक हैं, जिन-जिन ममालिक से इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया ने कुछ ना कुछ एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म डेवलप किया हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान चाइना के साथ एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी आई थिंक जेसीसी के नाम से है। हमने उसको किया, लेकिन हमारा उसके इजलास ही नहीं होते। बेसिकली इस तरह के अदारों का काम ही होता है कि वो डिटरमिन करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर 2 ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो ममालिक जो जो कोऑपरेशन है, जिन इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, जिन सेक्टर्स के दरमियान कोऑपरेशन है, उस कोऑपरेशन को प्रॉपर्ली चेक किया जा सके उन कमिटीज़ के ज़रिए। ताकि और वो सारी कमिटीज़ जो हैं, वो सारे डिपार्टमेंट जो हैं, वो उस कमेटी को बताते रहते हैं कि उनकी क्या प्रोग्रेस है, और ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब दोनों ममालिक मिलें, तो उनके सामने वो जो कंसल्टेटिव ग्रुप होते हैं, वो बता सकेंगे जी हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि हमने ट्रेड ऊपर इतनी करनी है, डिफेंस में हमारा ये कोऑपरेशन है, बॉर्डर इश्यूज़ ये हैं, तो वो फिर उधर बैठ के खुल्लम-खुली बातें हो जाती हैं। तो ये ज़ाहिर बात है वो एक जो है वो चीज़ें नज़र तो आती हैं। अब ये बांग्लादेश की 50 साल की जो इंडिपेंडेंस है, इसको ज़ाहिर बात है इंडिया जो है हमेशा वो इस चीज़ को कैरी ऑन करता है जनाब कि हमने आपकी बड़ी मदद की आज़ादी हासिल करने के लिए, और बांग्लादेश जो है वो ओन करता है इस चीज़ को। और अगर आपको याद हो कि नरेंद्र मोदी साहब जब गए थे बांग्लादेश में, तो वहाँ भी ये सारी बातें करके आए थे, ठीक है? और कह के आए थे कि हमने आपकी मदद जिस तरह की, हम आपके साथ खड़े हुए, और ये सारी चीज़ें। अब दोनों मुल्कों के मसले हैं, पानी के ऊपर भी मसले हैं, और वो कंटीन्यूअसली मसले हैं, ये कोई नए मसले नहीं हैं, जिसको आप कह लें कि रिवर हुगली के ऊपर, फराहा बराज के ऊपर जो इश्यूज़ हैं, वो वहीं पे अपनी जगह मौजूद हैं। एक इनका जो जिसे आप कह लें कि 3 बीघा कॉरिडोर है, जो कि बेसिकली अगेन एक कंटेंशियस इश्यू है दोनों ममालिक के दरमियान। फिर दोनों ममालिक का ये है कि कुछ फॉर इंस्टेंस बांग्लादेश के अंदर
जैसे कुछ तंज़ीमें हैं, जैसे हरकतुल जहाद अल-इस्लामी है, जो कि ज़ाहिर बात है एक वो उसका कहते हैं जी ये टेररिस्ट ग्रुप है, तो हमें इसके खिलाफ काम करना है। वो कहते हैं जी ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इंडिया और बांग्लादेश ने आपस में उस पे भी कोऑर्डिनेशन रखा है और इस तरह की चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं। फिर इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेशन जो इंडिया में है उसके ऊपर भी, अगर आपको याद हो, अमित शाह ने आई थिंक बंगाली मुसलमानों के लिए एक लफ्ज़ बोला था, टर्माइट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो ज़ाहिर बात है बड़ा उसमें भी मसला चला कि ये क्यों कहा जाता है और ये क्यों कहा गया है। दूसरा फिर ये है कि बॉर्डर के इश्यूज़ हैं, इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं और बड़ी सारे इनके आपस में मसले चलते रहते हैं और बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा बंदे भी एक-दूसरे की ये मार चुके हैं। बांग्लादेशी सिटिज़न्स की बड़ी सारी जो हैं वो जानें चली गई हैं इस हवाले से। और दूसरा ये है कि ये एक ज़ाहिर बात है कि ये किसी भी मुल्क के साथ जो बॉर्डर होता है तो इस तरह के इश्यूज़ रहते हैं। लेकिन लार्जली जो दोनों ममालिक का जो कोऑपरेशन है वो बड़ा अच्छा है, दोनों ममालिक आपस में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ज़ाहिर बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो एक वो सारे इश्यूज़ में वो बीच में आ जाता है, ठीक है? और वो पाकिस्तान जो है उसको ये लगता है कि हमें बांग्लादेश के करीब ना आने देने में एक किरदार इंडिया का भी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें इंडिया का किरदार है, इसमें पाकिस्तान को अपनी एक क्लियर सोच लेनी है कि उसने बांग्लादेश को किस लेंस से देखना है, क्या हिस्टोरिकल लेंस से देखना है, हमारी हिस्ट्री में क्या पोज़ीशन है, जो हमारी हिस्ट्री में पोज़ीशन रही है, क्या हम उसको चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और अगर हम समझते हैं कि हमारे बांग्लादेश के साथ मामला ठीक नहीं हो सकते, हमारे यहाँ बॉर्डर भी नहीं मिलते और कोई ट्रेड भी नहीं है, हम ताल्लुकात भी नहीं चाहते, तो ज़ाहिर बात है चीज़ें ऐसी की ऐसी रहेंगी जैसे पहले हैं। नॉर्मली मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स होते हैं बांग्लादेश में, उन्होंने रिसेंटली भी हसीना वाजिद से मुलाकात की थी और उस मुलाकात की फिर ये है कि कोई फ्रूटफुल मुलाकात नहीं होती। ना तो पाकिस्तान से कोई फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाता है, ना वज़ीर-ए-आज़म जाता है, ना वहाँ से कोई यहाँ आता है। तो बड़े हल्के लेवल का ताल्लुकात है। जबकि इंडिया और बांग्लादेश बड़े कॉन्टिन्यूअसली मिलते हैं और फिर बॉर्डर भी मिलते हैं, ट्रेड भी दोनों की जो है वो चल रही है। बांग्लादेश जो है वो जाना जाता है, एक अच्छी मार्केट के तौर पे जाना जाता है, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, एक जो कॉटन जो कपड़े गारमेंट्स के हवाले से। रिसेंटली जो अभी एक बहुत बड़ा इश्यू दोनों मुल्कों के दरमियान आया, वो नूपुर शर्मा वाले वाक़ये में जब बहुत सारे प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुए और वो एक ज़ाहिर बात है और नॉर्मली जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है, वो इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं करेगी। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि ये जो इस्लामिस्ट हैं, बांग्लादेश में वो मौजूद हैं और ये इस्लामिस्ट ज़ाहिर बात है सिर्फ़ इंडिया के खिलाफ नहीं है, ये इस्लामिस्ट हसीना वाजिद के भी खिलाफ है बिकॉज़ हसीना वाजिद ने इस्लामिस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया हुआ है। तो वो 1-2 ज़ाहिर बात है जो तंज़ीमें हैं फिर उनको वो हल्का-फुल्का क्रैकडाउन तो करते हैं उनके ऊपर, लेकिन लार्जली कुछ इस तरह की चीज़ वो नहीं है। बांग्लादेश को इंडिया कोशिश करता रहता है कि हम चाइना जो है उसको बांग्लादेश के करीब ना आने दें। और चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो देखते रहते हैं कि किस तरह की चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। और ये इस हवाले से ज़ाहिर बात है जो एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा बांग्लादेश में होगी दैट विल बी प्रॉब्लम फॉर इंडिया। जिस तरह अमेरिकन्स मना करते हैं या अलर्ट करते हैं उन ममालिक को जिन ममालिक के में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट होती है, इस तरह इंडिया भी अलर्ट करता रहता है उन ममालिक को कि आप चीन की इन्वेस्टमेंट ना लें। तो ये एक ज़ाहिर बात है, these are things basically that connect India and US together in terms of engaging with all those countries जहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट मौजूद है। अब आगे आगे देखना है कि जो है वो क्या बांग्लादेश अपने आप को एक बैलेंस पोज़ीशन पे रखता है, ढाका, दिल्ली ताल्लुकात मज़बूत रहते हैं, चाइनीज़ इसमें किस तरह एंटर होते हैं और चाइना कुछ जो है वो जिसे आप कह लें कि कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्योंकि सुनने में आया था कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के हवाले से रिसेंटली चाइनीज़ ने ऑफ़र की थी कि वो $1 बिलियन देंगे। जिसे वो कह लें कि और कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो लेंगे। और जो इकोनॉमिक डील्स हैं जो चाइना और बांग्लादेश की हैं, वो भी इसी तरह पे भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ज़ाहिर बात है जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट नहीं होती। लेकिन जो चाइनीज़ का जो एक खित्ते में जो एक आप उससे समझ लें कि
एक जो इमेज है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान भी चीन के कर्ज़ों के नीचे है। मैं अगले दिन पाकिस्तान के आई थिंक एक ट्रेड मिनिस्टर को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बड़ी अच्छी डील्स हम कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन क्योंकि सिर्फ़ पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना बस ये आने दें। तो ये चीज़ों को फिर इंडिया कैश इन करता है और ममालिक को अलर्ट करता है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ना लें। जिस तरह पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम अपनी ट्रेड जो है, हम अपनी बिजली जो ग्वादर के लिए वो ईरान से लेंगे। So it means कि what were the Chinese doing in the Gwadar and what kind of investment the Chinese were going on and doing in Gwadar, जब उनको ये पता है कि भाई हम आपको बिजली भी नहीं है वहाँ पे, तो वो जो बिजली ईरान से लेनी है, तो ये सारी बातें ये चीज़ें हैं। सो ये बड़ा एक 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 लेंथी रिलेशनशिप है, इसको डिटेल में मैं स्टडी करूँगा मज़ीद और मैं चाहूँगा कि कोई ना कोई मैं इंडियन किसी एनालिस्ट के साथ इस पे बात करूँ कि ये जो बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर का विज़िट है, ये किस तरह हाउ इट इज़ गोइंग टू डिटरमाइन बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस एंड ऑब्वियसली इंडिया बांग्लादेश पार्टनरशिप इन द रीजन और क्या कुछ सार्कोस अगर आप इसमें वन लास्ट पॉइंट अगर आपको याद हो कि जब पाकिस्तान में सार्क कॉन्फ्रेंस होने लगी थी, तो उस वक़्त इंडिया ने स्टेप बैक किया कि हम नहीं आएँगे, तो फिर बांग्लादेश ने भी स्टेप बैक कर लिया था अलोंग विद द अदर कंट्री। सो दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस और ये जो जॉइंट एक कंसल्टेशन सेशन हो रहा है और इंडिया बांग्लादेश कहाँ पहुँचते हैं इसमें। थैंक यू वेरी मच।